ओके, चलिए तो हम फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। आज हमें सबसे पहले जो सीखना है वो है एस्पेक्ट्स पढ़ने आपने, जो कि ताजिक एस्पेक्ट है। वर्ष कुंडली में जनरली हम लोग इसको देखते हैं ताजिक एस्पेक्ट, लेकिन क्योंकि प्रश्न का स्कोप भी हमारा 1 साल ही जनरल माना जाता है, तो हम इनको आज याद करेंगे, रखेंगे और इसको हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ओपनली फ्रेंडली याद कर लीजिए 5-9, देन सीक्रेटली फ्रेंडली, ये हो गया हमारा 3-11। इसके बाद एनिमिकल और प्रत्यक्ष शत्रु, एनिमिकल और प्रत्यक्ष शत्रु है एक साथ। हाँ, एनिमिकल और गुप्त शत्रु हो गया, वो है 4-10। इसको कोई इन्फर कर सकता है ऐसा क्यों बनाया गया, क्यों बताया गया कि अगर प्लैनेट 4-10 एक्सिस पे बैठे हैं तो गुप्त शत्रु, या 1-7 पे हैं तो प्रत्यक्ष शत्रु? बोलिए, इसको किस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं? मैम 1-7 तो क्लीन हो गया, 1-7 तो हो गया, लग्न का ओपोनेंट हो गया 7। नहीं, एक तो है ही, और आप लोग ये जानते हैं ना, विवाह जो होता है उसमें आप हैं और आपका पार्टनर है। ठीक है, तो हमारे गुरुजी ने एक बात बोली थी क्लास में कि जो व्हाट इज मैरिज, समबडी आस्क्ड, तो इसमें उन्होंने किसी ने आंसर दिया था कि गुरुजी ने बताया था कि इट इज लिविंग विद योर एनिमी अंडर द सेम रूफ। अनीता जी, आपको याद होगा ये सर ने बोला था, लिविंग विद योर एनिमी अंडर द सेम रूफ। क्यों? क्योंकि क्या पता आपका पार्टनर आपसे कितना कंपेटिबल है। बहुत 100 में से शायद 2 या 3 केसेस होंगे जो शायद बहुत अच्छे कंपेटिबिलिटी हो, अदरवाइज हमेशा जो पार्टनर है, और ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। इस समय हर कोई अपना सुख चाहता है, चाहे पार्टनर भी हो, स्पाउस भी हो, वो अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, अंदर से मतलब ऊपर से मैरिज हो गई है, लेकिन वो इतने ज्यादा एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, और कई बार वो लड़ाइयां भी होती हैं आपस में सामने आमने, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो प्रत्यक्ष शत्रु का भी ये एक तरह से कॉम्बिनेशन बनता है 1-7। अब गुप्त शत्रु पे आ जाते हैं 4-10। आपको पता है कि आप घर में रहते हैं, 4th हाउस इज योर हैप्पीनेस, 4th हाउस इज योर घर में इंसान ऑफिस के बाद घर आता है शाम को, प्रोफेशन में काम करके शाम को, और एक जो आपका प्रोफेशन है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, एक बाहर है, एक अंदर है। और उधर का अगर पलड़ा भारी होगा, प्रोफेशन को ज्यादा टाइम देंगे तो आपकी होम हैप्पीनेस कम हो जाती है, आपकी पारिवारिक संबंध खराब होने लगते हैं कि आप तो पूरा टाइम ऑफिस में लगे रहते हैं, घर को टाइम ही नहीं देते हैं, है ना। और अगर घर को ज्यादा टाइम देंगे, मान लो घर में कभी कोई बीमार हो रहा है या कभी कोई और इशू है, बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है ऑफिस से या अपने करियर में, प्रोफेशन में भी, तो प्रोफेशन आपका बिजनेस निग्लेक्ट हो रहा है, आपके ऑफिस वाले, आपका बॉस डांटेगा, क्या बार बार छुट्टी लेते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। तो फाइनली ये दोनों का पलड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है टू बी सक्सेसफुल। अदरवाइज कई जनरली सभी लोगों के 80% से ज्यादा लोगों के लाइफ में या तो पारिवारिक हैप्पीनेस है या करियर हैप्पीनेस है, दोनों का होना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, दोनों रेयर कॉम्बिनेशन है। मैंने देखा है मेरे बैंक में कई लोग हैं, क्लरिकल स्टाफ है, उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, प्रमोशन नहीं ली, और उन्होंने अपने परिवार को खूब टाइम दिया, तो उनका पारिवारिक हैप्पीनेस भी है, और साथ में वो बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन उनका अपना करियर बहुत पुअर रहा। और जो लोग करियर में बहुत अच्छा आगे बढ़ गए, वो लोग परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि ऑफिस असाइनमेंट इतने ज्यादा रहता है, काम रहता है, कि फाइनली फैमिली की हैप्पीनेस निग्लेक्ट होती है, और वो उतने खुश नहीं रह पाते, परिवार भी उनके साथ थोड़ा कटा कटा रहता है। तो ये दोनों भी 4-10 एक्सिस का जो है प्रिंसिपल, ये डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट बैठता है गुप्त शत्रु के रूप में। ठीक है, इसके साथ अब न्यूट्रल एस्पेक्ट वाला जो आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 2-12 और 6-8। न्यूट्रल एस्पेक्ट मानेंगे इनमें, यहाँ पे अगर ग्रह बैठ गए 2-12 में एक दूसरे से, या 6-8 में, षडाष्टक योग बन रहा है वैसे, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल एस्पेक्ट। याद रहेंगे 5वां एस्पेक्ट सबको, आगे चले। मैम इसमें एक वाले की कंफ्यूजन हो रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। तो इसमें पराशरी, जैसे ये ओपनली इनिमिकल प्रत्यक्ष और सीक्रेटली इनिमिकल जो है 4-10, तो जो नॉर्मल पराशरी कुंडली हम देखते हैं किसी की, तो उसके अंदर अगर 4-10 एक्सेस पे प्लैनेट्स हो और वो अच्छे घर के, मतलब त्रिकोण के लॉर्ड्स अगर केंद्र में हो, और तो ऐसा उसमें भी क्या ये इम्प्लाई होगा क्या, या फिर उसको तो हम कहते हैं राजयोग?
नहीं, उसमें हम इसे इम्प्लाई नहीं कर रहे, ये हम सिर्फ प्रश्न के लिए और वर्ष कुंडली के लिए देख रहे हैं। मतलब 1 साल का जो प्रेडिक्शन है उसमें हम जरूर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुंडली जो है D1 D9 जो है, जो भी किसी व्यक्ति की कुंडली है उसमें वो उसका लाइफ का प्रॉमिस है, पूरी लाइफ को देख रहे हैं हम, 100 साल या 80 साल की उम्र देख रहे हैं, है ना, और वो एक जर्नल प्रॉमिस देख रहे हैं। उसके बाद हम डिविजनल चार्ट में जाके स्पेसिफिक प्रॉमिस चेक करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए इस एस्पेक्ट से हम ये देख रहे हैं कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो उसका वर्षफल में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो दशा चल रही है उस हिसाब से ये क्या संबंध बना रहे हैं, कितना एस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट अब हम करते हैं। मैम इसमें 1 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा 1 7 में, क्योंकि 1 तो लगना खुद हो गया, तो खुद का वो मतलब एनिमी कैसे हो सकता है? पापा ये जो है ये क्या अकेला थोड़ी ना, ये तो रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव है। अनलेस यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद द अपोजिट पर्सन, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ विवाह स्पाउस है। तो ये बेसिकली 1-7 जो है इसको मान के लिए एक आपकी आइडेंटिटी है और एक आपके सामने आपके पति की, आपकी पत्नी की या आपके बिजनेस पार्टनर की आइडेंटिटी है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड, परसेप्शन, लाइकिंग सब डिफरेंट हो सकते हैं, और डेफिनेटली उस केस में ये डेफिनेटली ओपनली लड़ेंगे भी अगर इनकी कंपैटिबिलिटी अदरवाइज नहीं आई। मून, वीनस, 7th हाउस, 7th लॉर्ड जो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्लास में, तो वो बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिटी से निकलेगा। इसको आप ये मान के चलिए 7th हाउस जनरली बेसिकली देखिए, आप पराशरी में भी जब आप बिजनेस के डील से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, मेरा बिजनेस पार्टनर क्या मुझे प्रॉफिट कमा के देगा या मेरे साथ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो उस समय भी हम 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस इज नॉट ओनली मैरिज एंड योर स्पाउस, इट इज एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम एस्पेक्ट्स। अभी आप देखिए दादी का एस्पेक्ट को यूज करने के लिए क्या चीजें आपको नोट करके रखनी है, ध्यान में रखनी है कि पहले तो जो लग्नेश और कार्येश मैंने आपको बताया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो उसका स्वामी, उस घर का स्वामी प्रोफेशन से है तो 10th हाउस का स्वामी आपका कार्येश बन जाएगा। लग्नेश तो प्रश्न कुंडली में एक ही होगा लग्नेश, लेकिन कार्येश को देखना है कि वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, दोनों आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो। ये सारे जो एस्पेक्ट मैंने बताए हैं आपको, न्यूट्रल एस्पेक्ट को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फ्रेंडली हो या शत्रु हो, प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, एंड ऑल्सो दे शुड बी इन देयर ऑर्बिट और इन्फ्लुएंस। दीप्तांशा की जो रेंज है उनकी डिग्री की, उसमें होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान नहीं करा जाएगा कि साइन कहाँ पे है। मैंने आपको बताया ना, मतलब हम पराशरी में तो पूरा देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमें सीधा उसकी डिग्री देखनी है और उनके बीच में ये एस्पेक्ट्स देखने हैं। It means they should have any aspect except a neutral aspect. 2, 12, 6, 8 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे हमारे फिर एस्पेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में Mercury is at 6 degrees and Venus is at 7 degrees। 7 आप ये राशि नहीं देख रहे किस राशि में बैठा, सिर्फ डिग्री देख रहे हैं इनकी आपस में कितनी दूरी है। 7.5 डिग्री पे वीनस बैठा है, मरकरी 6 डिग्री पे बैठा हुआ है। ठीक है, from each other than 3, 5, 9, 11 or 1, 4, 7, 10, then they are in Diptansha range. ठीक है, चलो आगे हम एग्जाम्पल में करेंगे तो समझ में आएगी ये बात। हेलो, सुन रहे हैं या सब खो गए? चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ वो 1 पे है, दोनों आपस में एक्सेस में मरकरी और अभी इस साल कई तरह के इस साल है। पहले तो हमने जो सीखा था लास्ट क्लास में वो था वर्तमान इस साल। ठीक है, प्लैनेट दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं और ये दीप्तांश रेंज में है, फास्टर मूविंग अहेड है। अब पूर्ण इस साल किसे कहेंगे जब दोनों में सिर्फ 1 डिग्री विद इन 1 डिग्री पे है, मतलब बहुत जल्दी ही होने वाली है चीज या अभी हुई है। ये मैंने दीप्तांश रेंज आपको कराई थी लास्ट टाइम, 15, 12, 8, 7, 9, 7, 9 है ना। तो अभी ये आपको पूर्ण इस साल बनेगा जब दोनों के बीच में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है, मतलब वो चीज होने वाली है। और भविष्य इस साल किसे कहेंगे जब
मान लो कोई साइन, कोई प्लैनेट जो है वो आखिरी डिग्री में है, एंटर करने वाला है नेक्स्ट साइन को, और अब वो उसके प्लैनेट के साथ इस साल बना रहा है। इसको ये भी कह सकते हैं कि विद इन 2 डिग्रीज अगर है ना, 2 प्लैनेट 1 डिग्री तक तो पूर्ण साल ले रहे हैं हम, 2 डिग्री का डिफरेंस अगर है और वो अब होने ही वाला है, तो इसको हम बोलेंगे भविष्य साल। या तो प्लैनेट राशि चेंज करके इस साल बना लेगा, और या फिर वो 2 डिग्री के डिफरेंस में है। ये 3 याद रहेंगे। वर्तमान हमने कर लिया था, पूर्ण साल 1 डिग्री का डिफरेंस, भविष्य माने जिसमें वो या तो राशि चेंज कर रहा है प्लैनेट या विद इन 2 डिग्री तक। ठीक है, आगे चल, याद रहेगा ये? यस। वर्तमान लास्ट टाइम कर लिया था हमने, सिंपल इस साल था जिसमें मैंने आपको कोई वेरिएशंस नहीं कराए थे। आज हमें वेरिएशंस पढ़ने हैं इस साल के, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और ये आपको धीरे धीरे, आप घबराने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे यूज करते जाएंगे, याद होते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मनाऊ योग। ये आप याद रखिए, मनाऊ योग। मनाऊ योग कब बनेगा? जब when there is a sal between Lagnesh and Karesh and the faster moving planet is afflicted by a malefic by conjunction or aspect within Iptansh range. This leads to cancellation of Itsad and failure of Prashna. मना हो गया, मनाऊ। जब भी कोई मेलेफिक इस साल को पीड़ित करेगा तो मनाऊ योग के कारण, बनने के कारण, वो इस साल नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। जबकि हम इस साल में देख रहे थे कि हमें सकारात्मक आंसर मिल रहा था प्रश्न का। ठीक है, 5वां नेक्स्ट योग, दुफली कुथा योग। वह इस साल बिटवीन लग्नेश एंड कार्येश एंड इफ स्लोअर प्लैनेट इज स्ट्रॉन्गर देन द फास्टर प्लैनेट। स्लोअर प्लैनेट इज स्ट्रॉन्गर देन फास्टर प्लैनेट। ये एक शुभ योग है, और शुभ होने के साथ साथ, क्योंकि फास्टर तो मूव करके आ ही जाएगा आगे, और स्लोअर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। मान लो कि जुपिटर मीन राशि का बैठा है, जैसे आज देखा था हमने, और वो स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है, और जो मून है वो पीछे से आ रहा है, फास्टर मूविंग प्लैनेट है। तो ये हमारा बहुत जल्दी ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। किसी ने पूछा मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, तो प्रमोशन तो होगी, साथ में उसे बहुत अच्छी पोस्टिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा दुफली कुथा योग बना रहा है चंद्रमा जुपिटर के साथ। दोनों फ्रेंडली भी हैं, और साथ में वो दोनों दीप्तांश रेंज में भी आ गए हैं, और साथ में वो जो स्लोअर मूविंग प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठ गया, केंद्र में बैठ गया है। जैसे आज हमने देखा था केंद्र पे बैठ गया था पहली क्लास में, तो वो अच्छा योग बन गया। देखा था ना, चंद्रमा पीछे था और इधर था जुपिटर। कुंभ राशि में चंद्रमा चल रहा है, और बृहस्पति में मीन राशि में है, तो अभी ये बन जाएगा ना दुफल था योग कुछ दिन में जी। स्लोअर मूविंग प्लैनेट जो है वो स्ट्रॉन्गर है। चलिए, दुथोथा दवीरा योगा। When both Lagnesh and Karesh are weak, but one of them is in Itsal with a stronger planet. मतलब जिनके बीच में हम देखना चाह रहे हैं उनके बीच में तो इस साल नहीं है, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ कोई और स्ट्रॉन्गर प्लैनेट इस साल बना रहा है, तो ये योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर प्लैनेट विल ट्रांसमिट स्ट्रेंथ टू द अदरवाइज वीक इस साल। इट फुलफिल्स योर क्वेरी विद द हेल्प ऑफ समवन। मतलब वो बोल रहा है मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, तो प्रमोशन तो होगी, लेकिन किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जो थर्ड प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहा है इस योग में, वो सिग्निफाई कर रहा है किसी थर्ड व्यक्ति को। मुझे या कोई बोल रहा है मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे ये दुथोथा दवीरा योग जरूर बनता होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा आगरा से दिल्ली ट्रांसफर नहीं हो रहा था, देन आई हैड रिक्वेस्टेड मेनी हाई ऑफिशियल्स टू हेल्प मी। लेकिन मुझे फिर बाद में राव सर के घर में एक लेडी आती है, वो कुछ साइकिक पावर्स है, तो सर ने पूछा उनसे पूछो, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना किसी दो थोड़े मोटे व्यक्ति होंगे, उनकी सहायता से, हाई ऑफिशियल की सहायता से तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली हो जाएगा। देन आई मेट 2 GMs विच हु वर लिटिल बिट फैटी, और उन्होंने ही हेल्प करी फाइनली मेरे को आगरा से दिल्ली पोस्टिंग दिलाने में। ठीक है, तो ये दुथोथा दवीरा योग जब भी कोई थर्ड प्लैनेट इस साल कर रहा है, लेकिन लग्नेश और कारिश में नहीं है इस साल, या वीक है,
उस केस में हम उसकी मदद से, किसी की मदद से वो काम होगा। आपको प्रश्नकर्ता को बताना होगा कि भाई किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये योग मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर प्लैनेट ही अपनी पावर से ट्रांसमिट करेगा स्ट्रेंथ टू गेट द वर्क डन। जो हमने भविष्य इस साल पढ़ा था, मतलब 2 डिग्री या कभी कोई आखिरी साइन में प्लैनेट है और अब राशि चेंज करते हैं, उसका इस साल बन जाएगा, उसी को तांबीरा योग भी बोला गया है भविष्य इस साल को। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अभी हम 2 कुंडलियां लगाएंगे, उसमें आप ये सारे योग आपको लगाने हैं, या लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं ये मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी नोट्स, तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो, और फिर आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे प्रश्न कुंडली में। नाउ इश्रव योग पढ़िए। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इत्साल। ये कैंसिलेशन ऑफ जो हम पॉजिटिव रिजल्ट कह रहे थे कि इत्साल बन रहा है, उसका अपोजिट है। क्या कंडीशन चाहिए कि फास्टर मूविंग इज अहेड ऑफ स्लोअर मूविंग प्लैनेट। हमारा इस साल बनता था जब फास्टर मूविंग प्लैनेट पीछे होता था, है ना। यहाँ पे फास्टर मूविंग प्लैनेट आगे है, तो ये नहीं बनेगा इस साल। 2 प्लैनेट फॉर्मिंग द योगा मस्ट बी इन म्यूचुअल रेंज। एस्पेक्ट में तो है, दीप्तांश रेंज में है। शुड बी विद इन द एवरेज ऑफ देयर दीप्तांश रेंज। मतलब सब कुछ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा फास्टर मूविंग था वो आगे है स्लोअर मूविंग से। लेकिन ये योग इशरफ योग जो रिवर्स ऑफ इत्साल है वो बनेगा, और ये वर्स हो जाएगा जब ये बन रहा होगा, जब मेलेफिक्स के बीच में बन रहा होगा, या 6, 8, 12 के स्वामियों के बीच में ये योग बनेगा इशरफ योग। कुंडली में हम इत्साल ही नहीं देखेंगे, इशरफ भी देखेंगे। कहीं इशरफ तो नहीं बन रहा, या कहीं कोई मेलेफिक घरों के स्वामियों के बीच में तो ये योग नहीं बन रहा। अभी तक हमने सिंपल इंडिविजुअल देखा था, अब हमें लॉर्डशिप को भी यूज करना है। इशरफ अभी आप लोग बोल सकते हो ये थोड़े साउंड कर रहे हैं मुस्लिम टाइप के, क्योंकि ये जो ताजिक कुंडली है ना, वर्षफल है, ये बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी को, हिंदू शास्त्रों के ज्योतिष को मुस्लिम कुछ विद्वानों ने यूटिलाइज करके इसको मतलब कहना चाहिए इसका आविष्कार किया। जो ताजिक एस्पेक्ट्स हैं या ताजिक वर्षफल है, और उसी को फिर प्रश्न कुंडली में भी यूज किया गया। तो ये सारे इकबाल, सार, इशरफ, ये सब योग नाम थोड़े से आपको लगेंगे मुस्लिम, बट ये है बिकॉज उन्हीं के थ्रू ये मुस्लिम लर्नेड पीपल के थ्रू ये फाइनली डेवलप किया गया। नाउ नेक्स्ट इज नक्टा योग। नक्टा योग क्या है? व्हेन देयर इज नो म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन लग्नेश एंड कार्येश, and these two are linked by a third planet which is in mutual aspect with the other two form within their दीप्तांश रेंज। अब यहाँ पे बेसिकली थर्ड प्लैनेट के थ्रू हो रहा है, लिंकेज हो रही है, तो ये नक्टा योग कहलाएगा। एंड दिस थर्ड फास्टिंग लिंकिंग प्लैनेट मस्ट बी फास्टर देन द अदर 2 प्लैनेट। बेसिकली ये जनरली चंद्रमा या बुध के द्वारा बनेगा, बिकॉज चंद्रमा मून इज द फास्टेस्ट मूविंग एंड मरकरी इज सेकंड फास्टेस्ट मूविंग, और ये दोनों प्लैनेट जनरली दूसरे प्लैनेट्स को के साथ मिलके फिर ये नक्टा योग बनाएंगे। लेकिन इस केस में जनरली और योग भी बनेंगे। डबल इत्साल बनेगा, 1 इशरफ बन सकता है, 1 इत्साल बन सकता है, 1 डबल इशरफ भी बन सकता है। ये कई सारे योग कुंडली में बन जाएंगे, नक्टा योग अगर कुंडली में है तो। कोई क्वेश्चन अभी, या सब लोग सोच रहे हैं कि ये याद होंगे तभी पूछेंगे? थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया हैवी? ज्यादा योग तो नहीं करा दिए? देखिए ये करने तो पड़ेंगे भैया, क्योंकि अभी तो और भी योग है, मैंने आज थोड़े ही ऐड किए हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली में बड़े सारे योग है। और ये आप इसीलिए हम लोग जनरली मतलब ये बोला जाता है जब पराशरी की प्रैक्टिस हो जाती है 5 साल, तब जाके आप प्रश्न कुंडली पे आइए, अदरवाइज आप कंफ्यूजिंग हो जाता है दोनों चीजों को लेना। लेकिन क्योंकि प्रश्न कुंडली आप लोग चाहते थे कराना, और ऑब्वियसली कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 10-10, 15-15 साल में राशि करते हो गए, तो आप प्रश्न कुंडली को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रश्न शास्त्र के प्रिंसिपल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यमाया योग, इट इज द वेरिएशन ऑफ नक्टा योग। बेसिकली इसी मतलब कई इन लोगों की वेरिएशन यूज हो रखी हैं। क्या वेरिएशन है? व्हेन 2 प्लैनेट आर लिंक्ड बाय अ थर्ड प्लैनेट व्हिच इज स्लोअर देन द 2 नॉन एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स।
इट गिव्स अनफेवरेबल रिजल्ट ड्यू टू डिले एंड डिफिकल्टी। नक्टा योग में हम किसी थर्ड प्लैनेट के कारण लिंकेज हो रहा है और काम हो रहा है, लेकिन यम योग बिल्कुल उसको नेगेटिव कर देगा और डिले भी कर देगा। देखिए मेरे पास एक बार मुझे याद है हमारे ऑफिस के एक डीजीएम ने क्वेश्चन मतलब अपनी बेटी के लिए कुंडली दिखाने आए थे, पूछा था उनकी बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया था, लेकिन कुछ स्टे ऑर्डर ले लिया गया था बिकॉज ऑफ सम रिजर्व कोटा एडमिशन और समथिंग। तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि इस साल ये खराब ही ना हो जाए और वेदर उसका एडमिशन होगा, मेडिकल सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, डॉक्टर बनेगी नहीं। तो खैर उस लड़की की इंडिविजुअल कुंडली मैंने देखी थी, तो उसके थ्रू जो आया था वो बिल्कुल करेक्ट बैठा था। मैंने बोला था एडमिशन तो हो जाएगा, बस थोड़ा समय इंतजार कीजिए। आई थिंक मैंने 12 या 13 अगस्त बोला था, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और आपके बेटी का कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। और उसका हो गया, और आई थिंक इस बात को हो गए हैं 2015 या 16 की बात है, मतलब उसका मेडिकल शायद हो गया पूरा और जॉब कर रही है, हायर स्टडीज कर रही है। तो ये कई बार क्या होता है, थोड़ा डिले हो रहा है किसी रीजन से, प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या सीट मिल रही है, या जॉब लग रही है, इन सब में ये सारे योग, नक्टा योग, यमया योग सब यूज होंगे। तो इसको भी हम धीरे धीरे जब आप करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। चलिए वो क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन निकालूंगी।